नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज रात नेपाल के ऊपर एक बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। फ्लैश फ्लड एक बार फिर आ सकती है। तिब्बत में एक और आर्टिफिशियल झील बन गई है जो नेपाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस झील से पानी रिसना शुरू हो गया है, लेकिन झील के फटने का खतरा बना हुआ है। नेपाल में इस आफत से बचने के लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, कौन कौन से एरियाज को खाली कराया गया है, मैं आपको नेपाल के सामने खड़ी इस टेंशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हालांकि आज नेपाल से कुछ राहत देने वाली खबरें भी मिली हैं। नेपाल के अलग अलग इलाकों में फंसे 85 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें से 21 लोग सुरक्षित दिल्ली भी लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कंफर्म किया कि चीन की तरफ फंसे करीब 400 भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी तलाश जारी है। आज 26 अगस्त की तबाही के कुछ और वीडियोस भी सामने आए, डराने वाले वीडियोस हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको नेपाल में आई बाढ़ से अब तक हुई कैजुअल्टीज के बारे में एक अपडेट दे देता हूं। नेपाल सरकार ने इसे नेचुरल डिजास्टर में अब तक 580 लोगों की मौत कंफर्म कर दी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अभी मौत की फिगर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि नेपाल की आर्मी और पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि रसुवा और नुवाकोट जिले में खतरा फिर से मंडराने लगा है। तिब्बत के जिस इलाके में ग्लेशियर टूटने से नेपाल में तबाही आई थी, उसी के पास अब एक और झील बनने लगी है। 2 दिन पहले गिरोंग में जो झील फटी थी, उसके मलबे से दोभान इलाके में भी नदी का रास्ता रुक गया है। यह झील छोचेन और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी है। यहां झील बनने से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि नदी के रास्ते में हजारों टन मलबा आ गया है, जिससे पानी ब्लॉक हो गया है और आर्टिफिशियल झील बनने लगी है। दोभान में चीचेन और पुरेपू सांगपो नदी के संगम पर जो झील बन रही है, अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो गिरोंग से 6 किलोमीटर दूर है और नीचे की साइड पर है। डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, वहीं पर मलबे की वजह से ये आर्टिफिशियल लेक बनी। खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि चीन में आज रात फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर आज भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई, जबकि 26 अगस्त को 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। अर्थक्वेक को लेकर हिमालयन रीजन से पहले ही सेंसिटिव जोन में है। इस तरह का जो भूकंप आ रहा है, उसे देखते हुए दोभान में बनी इस आर्टिफिशियल लेक के टूटने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए नेपाल ने लार्ज स्केल पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ हद तक स्थगित कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में ज्यादा फोकस किया है। तिब्बत के गिरोंग के बाद अब दोभान में जो आर्टिफिशियल लेक बनकर तैयार हुई है, वहां से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। नेपाल पुलिस के मुताबिक इसीलिए जो आसपास के सभी एरियाज हैं, उसमें लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। खासतौर पे भुटकोशी, उसके अलावा त्रिशाली नदी के किनारे, नारायणी नदी के किनारे ये अलर्टनेस जारी कर दी गई है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज के दिन कुल मिला के 1400 से ज्यादा लोगों को अभी तक नेपाल आर्मी, नेपाल आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू किया है। मरने वालों की संख्या करीबन 550 से ज्यादा की हो चुकी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, मुश्किलें और हैं, क्योंकि हर जगह मलबा करीबन 15 से 20 फीट का अभी भी है, जहां पर जिंदगियों को तलाशना बेहद मुश्किल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो ब्रिजेस टूटे हैं, उसके अलावा रोड करीबन 40 किलोमीटर तक का रोड जो है नेशनल हाईवे का, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है और ये उफान अभी भी जारी है। और जिस तरह से लगातार बारिश यहां पर रुक रुक कर हो रही है,
ऊपर के इलाकों में मौसम में बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए जो मौसम विभाग है नेपाल का, वो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहा है ताकि कम से कम क्षति हो सके। अभी तक जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश के लिए 13,000 से ज्यादा नेपाली आर्मी, नेपाली आर्म फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के जवान हर जगह ढूंढ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को इनके परिवार के लोगों से मिलवाया जा सके। हालांकि इस बार नेपाल के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि तिब्बत में पैदा हो रहे खतरे की जानकारी चीन ने एडवांस में दे दी है। 26 अगस्त की घटना के बारे में यह कहा गया कि चीन ने फ्लैश फ्लड की इंफॉर्मेशन करीब 45 मिनट बाद दी, जिसकी वजह से नेपाल समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाया। इस बार चीन ने नेपाल को आर्टिफिशियल लेक की सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड की हैं, जिससे नेपाल खुद भी इस डेंजर का असेसमेंट कर सके। नेपाल के लिए एक और राहत की खबर यह है कि दूभान में नदी का रास्ता ब्लॉक होने से जो झील बनी है उससे पानी थोड़ा थोड़ा रिसने लगा है। इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद झील न फटे, क्योंकि पानी का रिसाव होने से उतना प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। नेपाल आर्मी के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने यह बताया कि त्रिशूली और भोटेकोशी नदी का वाटर लेवल बढ़ा तो है, लेकिन अभी ये इतना नहीं बढ़ा कि तबाही मचा सके। We have already received the official information, and if you see the water level, it has increased 2 feet only, and that has not any problem for our rescue mission. Are you also going to speak, say to all the people who are listening to you, who are very scared about the situation of the Nepal right now, about the condition of the Nepal, including the Raswa area and the other areas? Yeah, the Nepal government and all the stakeholders are intensifying the search and rescue operation, and where first priority has been given to the casualty people to rescue them from the most affected area and send them to the nearest hospital. ब्रिगेडियर जनरल राजाराम कह रहे थे कि आर्टिफिशियल लेक को लेकर नेपाल को लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही है। वाटर लेवल अभी 2 फीट ही बढ़ा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है जो मलबे में फंसे हैं। इस बात की लगातार कोशिश की जा रही है कि उन्हें मलबे से निकाल कर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजा जाए। नेपाल आर्मी के प्रवक्ता का कहना है कि फिलहाल वाटर लेवल खतरे के लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन 26 अगस्त की तबाही से सबक लेकर प्रशासन ने प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए हैं। भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली करा दिए गए हैं। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इस बीच चीन ने भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान रोककर लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। चीन और नेपाल सरकार फ्लड सिचुएशन को लेकर लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए हुए है। नेपाल की सेना लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके लोगों से घर खाली करने को कह रही है। एक बार नुकसान झेल चुके लोग भी किसी तरह का रिस्क उठाए बगैर चुपचाप घरों को खाली कर रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पर कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया है और उसके अलावा ये हालांकि ओपन जरूर था। यहाँ पे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीम है उनकी यहाँ पर तैनाती है। नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के करीबन 13,000 के लगभग जो जवान हैं वो चारों तरफ उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर जो स्काउट्स हैं उनको तैनात किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से लोगों की मदद करें। आप लोगों को कहा है कि बाहर की तरफ सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, क्योंकि पानी फिर से बढ़ सकता है। हाँ, अभी कहा था। हाँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहाँ पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये होटल सनशाइन पूरा तरीके से भरा हुआ था। इस समय कोई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। रेस्क्यू जो लगातार चल रहा था, करीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स नेपाल आर्मी के जो चल रहे थे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया है, क्योंकि वो रसुआ एरिया में जाकर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। यहां तक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो तस्वीर हमने दिखाई, उस टनल के अंदर जो लोग थे उनको एक एक करके इवैक्यूएट करने का काम भी नेपाल आर्मी कर रही थी। नेपाल में नए खतरे की आहट के बीच 2 दिन पहले आई बाढ़ का एक वीडियो काफी चर्चा में है। ये वीडियो त्रिशूली बाजार का है,
हरे रंग के इस घर में एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। घर के चारों तरफ प्रलयंकारी बाढ़ थी। लहरें घर से भी ऊंची उठ रही थी। पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और लकड़ियां बहकर आ रही थी। इस 3 मंजिला मकान के पास जो घर थे वो तो पूरी तरह पानी के चपेट में थे। हरे रंग वाले इस घर में रहने वाले सभी सदस्य बालकनी में इकट्ठा होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। 2 दिन से लोग इस वीडियो को देखकर पूछ रहे हैं कि आखिर इस घर में फंसे लोग बचे या नहीं। लेकिन आज इस घटना के बाद का जो वीडियो सामने आया उससे यह क्लियर हो गया कि ये सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि वीडियो भी उसी समय का है जब ये लोग अपने घर की उसी बालकनी में बैठे थे, लेकिन तब तक बाढ़ का पानी उतर चुका था। घर की पहली मंजिल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। दूसरी मंजिल की दीवारें भी टूट गई। मलबा घर के अंदर भर गया। लेकिन जिस तीसरी मंजिल पर ये लोग रुके थे वहां तक थोड़ा पानी और थोड़ा कीचड़ आया। तीसरी मंजिल पर छत पर रखा सारा सामान तकरीबन सुरक्षित है। छत पर रखी पानी की टंकी और वहां लगे सोलर हीटर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घर में रहने वालों की किस्मत अच्छी थी कि बच गए, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे। नेपाल में आई बाढ़ ने 550 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और जो लोग लापता हैं उनके रिश्तेदार अब उनकी तलाश में हर जगह भटक रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों तक उनके परिजनों की खबर पहुंचाई जा सके। इसके लिए जगह जगह उन लोगों की लिस्ट लगाई गई है जिनसे सेना या पुलिस का कांटेक्ट हो चुका है। लेकिन मिसिंग लोगों के बारे में 3 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। कोई अपने पिता को खोज रहा है तो कोई अपने इकलौते बेटे को। राम कुमार कार्की। और ये कहाँ पर थे, किधर थे? वो हाइड्रो पावर का गाड़ी चलाते ड्राइवर थे। वो बोलेरो डबल कैब गाड़ी चलाते थे। वो उधर जो वो मैलुंग जाने का रास्ता है, उधर एक पहला पुल है, उधर पीला वाला पुल है, उसके बगल में गैरेज में थे। उनको 15 मिनट आगे इन्फॉर्म किया था इधर आ रहा है, मैं भाग रहा हूँ बोला था उसने। उसके बाद संपर्क में नहीं आया, इसलिए वो हमको लगता है उधर जंगल में होगी, ऐसा हो उसको उद्धार करने के, रेस्क्यू करने के लिए कुछ सरकार से कुछ हो जाए, इसी गुजारिश करते हैं। आपका बेटा कहाँ पर था, क्या था? हाइड्रो पावर सर, हाइड्रो पावर में काम करते थे सर। वो आया है 5-6 दिन से फोन नहीं कर रहा है। घर से कल गाड़ी पकड़ के आया है उधर से। एक ही लड़का था हमारा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, हाइड्रो पावर में काम करने के लिए आया था सर। उसी में काम कर रहे थे। अभी 4-5 रोज से उसको फोन नहीं हो रहा था। जो कुछ करना पड़ेगा, एक ही लड़का है सर, करना पड़ेगा। हम जात को गरीब है। ब्याज को पैसा 10,000 लेकर आया है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में 300 से ज़्यादा भारतीय भी लापता हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की है। इसके अलावा नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंडियन लेबरर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, इसलिए बिहार के भी काफ़ी लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद को यहाँ एक ऐसे ही शख्स मिले जो अपने रिश्तेदार की तलाश कर रहे थे। मनीष से बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोतिहारी के रहने वाले सुकुल सहनी ने बताया कि 3 दिन से वो भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, सही जानकारी कोई नहीं दे रहा। हमारा साला है, इंडिया से है, मैलुंग में पता नहीं है कि नहीं है, संपर्क में नहीं है। हम इंडिया से आए हैं, बिहार से, मोतिहारी जिला। हमारा गांव का आदमी 3 आदमी खो गया है, एक मेरा साला 4 आदमी खो गया है। उसी करके हम आकर ढूंढ रहे हैं। कल परसों से चौकी में नाम दर्ता कराए हैं, सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, नेपाल को सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि मैं आनंद सहनी, मेरा जेठ साला है, वो खो गया है, उसको खोज कर हमको ढूंढ कर ले आते। यही फोटो है, यही है मेरा साला। देखिए मेरा साला का कौन परिवार में तो इधर तो कोई नहीं है। हम काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले, मजदूरी करने आए थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका दर्द समझना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन की भी अपनी अपनी मजबूरी है। तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है
कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी वक्त लग सकता है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी रात अभियान चलाना मुश्किल होता है और ये इलाका कितना दुर्गम है और नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, ये मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। ये त्रिशूली नदी और त्रिशूली बाजार की तस्वीर है। बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की तस्वीर को कंपेयर करेंगे तो तबाही का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकेगा। पहली फोटो में त्रिशूली नदी एक पतली लकीर की तरह दिखाई दे रही है। नदी की दाईं तरफ आपको त्रिशूली मार्केट दिख रहा होगा। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, पूरा मार्केट साफ हो गया, दुकानें, घर, सब कुछ छूट गया। एक तरफ त्रिशूली नदी एक पतली लकीर की तरह दिख रही है और दूसरी तरफ घाटी में मलबा ही मलबा दिख रहा है। पूरा इलाका किस कदर चौड़ा हो गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसी नदी के किनारे सरकारी ऑफिस बने हैं, रिजॉर्ट है, बिल्डिंग है, पुल भी बना हुआ है। लेकिन जब फ्लैश फ्लड के साथ लाखों टन मलबा भयंकर रफ्तार से नीचे आया तो न सरकारी ऑफिस बचे न पुल। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ सपाट मैदान में बदल गया। हर तस्वीर की यही कहानी है। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर रिहाइश नदी के दोनों तरफ ही होती है, क्योंकि नदी के किनारे का इलाका थोड़ा समतल होता है। ऐसा ही नेपाल के रसुआ जिले में भी था। लेकिन त्रिशूली और फोटेकोशी नदी के किनारे रहने वाले लोग 26 अगस्त को कभी नहीं भूल पाएंगे। सारी सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि उस दिन चीन में ग्लेशियर टूटने से जो फ्लैश फ्लड आया, उसने यहां रहने वालों को ऐसा जख्म दिया जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। नेपाल में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान त्रिशूली में ही हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा यहां ही सबसे ज्यादा है। इसीलिए सरकार ने सेना को त्रिशूली में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस करने के लिए कहा है। आर्मी ने यहां अपना बड़ा बेस सेंटर स्थापित किया है। लोगों को रेस्क्यू करके इसी बेस सेंटर में लाया जा रहा है। उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। लोग भी बड़ी संख्या में यहां रहे जिससे उन्हें अपने लापता परिजन के बारे में पता चल सके। त्रिशूली के आर्मी बेस पर हैं और यहां से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भोट तोशी एरिया, फिर त्रिशूली एरिया, नारायणी एरिया, उसके अलावा 11 इफेक्टेड रीजन्स हैं, वहां पर से लगातार लोगों को इवैक्यूएट करवाकर यहां पर लाया जा रहा है। एक तरफ करीबन 20 के लगभग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन अगले 72 घंटे इस समय जो नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है जो गेरोंग यानी तिब्बत का जो गेरोंग है, वहां पर एक बार फिर से ग्लेशियर का फॉर्म होना, और अगर ये आउटबर्स्ट इसका होता है तो इसका असर दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो अपनों के का वेट कर रहे हैं। वहां पे एक मिसिंग सेंटर तैयार किया गया है। उस मिसिंग सेंटर में एक एक डिटेल और जानकारी उनकी नोट की जा रही है और नोट करने के साथ साथ उनको बताया जा रहा है कि कब तक वो आएंगे, क्या कनेक्टिविटी है या नहीं, मुलाकात उनकी परिवार के लोगों से हो पाएगी या सिचुएशन किस तरीके की है। वहीं दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो कि त्रिशूली इलाके के हैं। त्रिशूली का जो एरिया है, इसी एरिया से इनको लेकर आया गया है और लेकर आ जाने के बाद यहाँ पर अब सुरक्षित ठिकानों तक इनको पहुंचाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पे जो करीबन 13,000 की संख्या में नेपाली आर्मी जो हैं और आर्म फोर्सेस नेपाल के, वो सभी एक यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग, ये वो लोग हैं जो उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है सुरक्षित जगहों तक। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, जो कि त्रिशूली एरिया के आसपास का एरिया जो कि टापू बन गया था, उस एरिया के ये बच्चे हैं और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आर्मी बेस के ठीक सामने एक पूरा सेंटर सेटअप किया गया है, जहाँ पर डिटेल है उन सभी लोगों की जो कि मिसिंग है और मिसिंग होने के साथ साथ उनकी डिटेलिंग इसमें की गई है। मेरा घर अभी उधर जो आया ना सवारी, उसका दूसरा पार में मेरा घर है। मेरा हस्बैंड अभी नेपाल पुलिस में था ड्यूटी में, वो अभी हाकू डैम में था ड्यूटी। उसके बाद मैं मॉर्निंग में 7:25 में उसके साथ मेरा बात हो रहा था। उसके बाद कांटेक्ट भी ना रहे। मैं इधर आया, इधर आके फिर बाद में इधर आके पूछा नेपाल पुलिस का कुछ कांटेक्ट हो रहा है। फिर उन लोग ने बोला मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, उधर में कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल के 3 डेज हो गया उसको सर्च करके, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं नेपाल सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि नेपाल पुलिस को प्लीज ट्राई करे, वो किधर है, क्या कर रहा है, ऐसा उधर क्या हो रहा है, इधर भी मालूम पड़ना चाहिए। बस लोग यही जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि जिन इलाकों में ये बाढ़ आई वहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है।
इस बाढ़ से रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान हुआ है। 111 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 70 से ज्यादा लोग लापता हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनके बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। बाढ़ के साथ आए मलबे की वजह से इस पावर प्रोजेक्ट के पास बनी टनल में भी कुछ मजदूर फंस गए थे। मलबे की वजह से सुरंग का मुहाना बंद हो गया था। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के गेट से मलबा हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत को उस दिन बहुत करीब से देखा। वो तो बच गए, लेकिन उनके कई जानने वाले अभी भी लापता हैं। हम लोग को 15 मिनट पहले हम लोग का जो आर्मी आया था, पुलिस आया था, वो लोग बताया था यहाँ से निकलो, उधर से बाढ़ आ रहा बोला। उसी टाइम में हम लोग 15 मिनट के लिए अपना कुछ सामान निकाल सकते बोल के हम लोग गया। निकालने के लिए मेरा बीवी और मेरा भाभी ऊपर गया, उस पे रूम पे गया, कुछ मिलेगा बोल के। बाद में बोला छोड़ो, अपना जान बचाने के लिए ये कुछ सब कुछ छोड़ो, अपना जान बचा सकता था हम लोग, फिर बाद में कुछ कर सकता बोल के मैं निकल गया। उसी टाइम मेरा बीवी को थोड़ा पानी से लेके गया नीचे, फिर मैं पौड़ करके मैं स्विमिंग करके मैं निकाला। और उसके बाद एक मुसलमान भाई था, उसका बच्चा भी लेके गया था, फिर उसको भी मैं निकाला। बाद में ऐसा भयावह मैं दुनिया में अभी तक नहीं देखा। इतना कैसे हम लोग बच गए हमको मालूम नहीं है। 50 बच्चे हैं जो तिरछुली बाजार स्थित एक मदरसा है, उसी मदरसा में पढ़ाई कर रहे थे। मदरसा और स्कूल दोनों में एक बैग बाहर आने के कारण से जो है मदरसा और स्कूल दोनों दह गया। उसके बाद में बच्चा ये अल्पत्रा में है। हमारे बच्चे इधर ही 4 हमारे बेटा है वहाँ पे खुद फंसे हुए हैं और उसी के लिए उधार के लिए कल से इधर ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर एसपी के पास में भी गए, वहाँ वार्ड अध्यक्ष से भी बात किए। फिर उसके बाद में कल से आज लग रहा है, उम्मीद है कि आज उधार हो जाएगा करके, यही उम्मीद हमारा है। कैसी स्थिति है चारों तरफ की? हालत सभी पूरा जो वहाँ पे जो स्कूल थे, मदरसे थे, सभी जो है पूरा ध्वस्त हो चुका है। पूरा यानी कि पूरा नदी का पूरा हवाला हो गया, उसमें समझिए ना, पूरा ध्वस्त ही हो गया, खत्म हो गया। बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बीच नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। नेपाल ने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया है। बालन शाह सरकार ने कहा कि उसकी सुरक्षा एजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सक्षम है। आपदा में लापता हुए सैकड़ों विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए उसने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया है। जिसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकता है। नेपाल सरकार के मुताबिक विदेशी मदद न लेने का फैसला 2015 में आए भूकंप से मिले सबक के बाद लिया गया। 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, जब कई देशों ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी टीमें नेपाल भेजी, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। सरकार का कहना है कि लोकल और विदेशी राहत टीमों के बीच इस काम के लिए रेस होती है, जबकि आपदा के समय एयरपोर्ट, रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क पहले से ही दबाव में होते हैं। इसी से सबक लेते हुए नेपाल ने इस बार विदेशी मदद न लेने का फैसला किया है। हालांकि नेपाल सरकार के इस फैसले से पहले ही भारत करीब 50 टन राहत सामग्री भेज चुका है। भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने लापता नागरिकों की तलाश कर सके। 300 भारतीय अभी भी लापता बताए गए हैं। सरकार लगातार नेपाल के कांटेक्ट में है। आज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे भारतीयों से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के लोग लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। We are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300. Exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. Right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. जयशंकर जी जो कहा आपको हिंदी में बता देता हूं। करीब 300 भारतीय लापता हैं और सरकार का फोकस इस पर है
कि जल्द से जल्द इनसे कांटेक्ट स्थापित किया जा सके। जयशंकर ने कहा कि अभी तक 80 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए जयशंकर ने नेपाल की सेना को शुक्रिया कहा। नेपाल से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है बहुत भयानक है। फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या 500 पार कर चुकी है और यह नंबर और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लापता लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। लेकिन न्यूयॉर्क के शशिधरन अपनी वाइफ और 14 साल की बेटी का इंतजार कर रहे हैं। जब भी फोन बजता है वो दौड़कर उठाते हैं। 30 साल से पहाड़ों को नापने वाले मुंबई के डॉक्टर मिलिंद चितले और उनकी वाइफ का कुछ पता नहीं है। डॉक्टर मिलिंद के पेशेंट्स बड़ी बेताबी से उनकी क्लिनिक में उनका इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई साल से इंडियन रेस्टोरेंट चलाने वाले उमेश शर्मा और उनकी वाइफ कृष्णा की बस आखिरी लोकेशन पता है, उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। कनाडा के मोहित कौशिक और रुचि खत्री ट्रैकिंग करने गए थे, कहां फंसे हैं, जिंदा हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ब्रिटेन की नीतू तिवारी ईशा फाउंडेशन ग्रुप में कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए गई थी। वो अपने घर वालों से कहकर गई थी कि कैलाश देखना उनका सपना है। 27 अगस्त को उन्हें लौटना था। दिल्ली में मम्मी पापा और भाई इंतजार कर रहे थे। बाढ़ आई तब नीतू चीन के गिरोंग चेक पॉइंट पर मौजूद थी। उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ब्रिटेन के स्पंदन साहू ने अभी रॉयल ग्रामर स्कूल से ए लेवल फिनिश किया था। वो अपने पापा संतोष साहू, मां सुरभि और 13 साल की बहन साइना के साथ नेपाल घूमने गया था। पूरे परिवार की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। कनाडा की मेघा शाह अपने पति धवल शाह के साथ कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। शुभाक्षी रावला और उनके पति सुमित रावला भी उनके साथ हैं। अब ये सब कैलाश होटल में रुके थे। त्रासदी के बाद इन चारों लोगों से कोई बात नहीं हो पाई है। वो सब लोग जिन्हें किसी अपने का इंतजार है, एक भारी त्रासदी से, बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का आज भी कोई रास्ता नहीं है। जो जिसको जहां भी जानता है, आर्मी में, सरकार में, मीडिया में, उसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इस मामले में सब हेल्पलेस हैं। सब मदद करना चाहते हैं लेकिन किसी के बस में कुछ नहीं है। हम बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो। जो लोग लापता हैं उनमें से ज़्यादा अपने घर परिवार के पास सुरक्षित वापस लौटें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षाबंधन की। प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाया। उनसे राखियां बंधवाई, बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बच्चों की मासूमियत भरी बातचीत का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक किया, हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए हाई फाइव भी किया। प्रधानमंत्री से मिलकर ये जेन अल्फा बच्चे बहुत खुश नजर आए। किसी ने उन्हें कविता सुनाई, किसी ने गाना सुनाया। प्रधानमंत्री ने बच्चों की बातें सुनी, उनसे कई सवाल भी पूछे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और प्रधानमंत्री के बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग बातचीत हुई और जब एक बच्ची ने मासूमियत से उनसे पूछा कि उनके बचपन का सपना क्या था, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों से मिलने का सपना। शाबाश, बहुत बड़ा काम किया। ये करना है, ऐसे करना है। सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा, यह भी जानती हूँ मैं। तो क्या लाई हुई है? ये लोटस वाली राखी। लोटस? ये कौन आया है? अच्छा, मैं आई हूँ। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एडवांस में? तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। सारे दांत कहाँ चले गए?
के देते हैं। सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। मम्मा बोलती है कि इतनी पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती हो तो खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। आपका बचपन का सपना आप लोगों को मिलने का। योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। छोटी बच्चियों ने चीफ मिनिस्टर को राखी बांधी। योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों को रिटर्न गिफ्ट किया। गिफ्ट हैम्पर पाकर बच्चे काफी खुश थे और इसके बाद योगी ने बच्चों से बातें की, सेल्फी खिंचाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बेटियां डर के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी, आज बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां स्कूल जाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और बुक्स देने की योजना चलाने का आइडिया आया था। इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं, न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे या घर के बाहर सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, उनका सम्मान हो रहा है और यूपी की बेटियां स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आज के दिन पे हो रहा है। आपने देखा, इस बार रक्षाबंधन का फोकस नई जनरेशन पर था। मैंने भी नन्हे नन्हे हाथों से अपने जीवन की पहली राखी बंधवाई। परिवार में हमारी बहन सबसे बड़ी थी। 10 साल पहले उनका निधन हुआ, लेकिन जीवन में उनसे कभी राखी नहीं बंधवा पाया। और उसकी वजह यह है कि किसी ज़माने में हमारे परिवार में रक्षाबंधन के दिन किसी की डेथ हो गई थी। तब से राखी ना बंधवाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन जब एक स्कूल से रिक्वेस्ट आई कि 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां राखी बांधने आना चाहते हैं, तो मुझसे इनकार नहीं किया गया। मैंने सोचा ये परंपरा कभी तो टूटनी है। अगर वो इन नन्हे हाथों से टूटे तो पुरखे भी आशीर्वाद देंगे। इसीलिए ईश्वर का नाम लेकर हाँ कह दिया था। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने लिखा कि स्नेह के धागों से बंधा भाई बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत हो। राहुल और प्रियंका की तस्वीरें सामने आई तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने प्रियंका से राखी बंधवाते हुए फोटो क्यों नहीं पोस्ट की। असल में कल ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी। कहा था राहुल कम से कम एक बार अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए और उन्हें उनकी रक्षा का भरोसा देते हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी जो आज फोटो पोस्ट की उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो फिर सोशल मीडिया में राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर होने लगा जिसमें प्रियंका गांधी राहुल की बांह पर काली पट्टी बांधती नजर आ रही हैं। असल में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का आईटी सेल अचानक बहुत एग्रेसिव हो गया है और इस आईटी सेल की सारी यूनिट्स
राहुल गांधी पर वायरल वीडियोस की बरसात करने में लगी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी राहुल की छात्रों की गूंज के खिलाफ झूठ की गूंज नाम के वीडियो कैंपेन से। देखिए, देश का युवा जब राहुल गांधी को सुन रहा था तो देश का युवा इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि राहुल गांधी अपने कार्यक्रमों में झूठ बोल रहे हैं, और देश के युवा ने राहुल गांधी के मैन्युफैक्चर्ड पीआर स्टंट को एक्सपोज करने के लिए झूठ की गूंज वेबसाइट को लॉन्च करी। पीड़ा और दुख की बात यह है कि युवाओं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी उन्हीं युवाओं के ऊपर एफआईआर कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जो राहुल गांधी के मैन्युफैक्चर्ड पीआर से डिसएग्री करेगा, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ दबाने का प्रयास करेगी। यही फ़र्क है देश के मिजाज में और कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम में। देश का मूड झूठ की गूंज के युवा के थ्रू पता चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम का गूंज छात्रों की गूंज की तहत पता चल रहा है। देखिए, किसी को भी लोकतांत्रिक रूप से एक वेबसाइट बनाने का तो अधिकार इस देश में है, किसी को भी लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने का तो अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी जो संविधान की दुहाई देती है, वो उन छात्रों के ऊपर, उन युवाओं के ऊपर क्यों एफआईआर कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट बना के तथ्य रख रहे हैं। उनने कोई गाली नहीं दी, उनने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो उनने तथ्य रखे उससे कांग्रेस पार्टी का जो 1000 करोड़ का जो पूरा मैन्युफैक्चर्ड पीआर राहुल गांधी को 100वीं बार रिलॉन्च करने का था, वो एक्सपोज हो चुका है। दरअसल झूठ की गूंज नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि उसने राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक किया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने अपने 4 प्रोग्राम्स में कुल 40 दावे किए, इनमें से 29 पूरी तरह फेक निकले, 11 मिसलीडिंग थे। इस वेबसाइट ने राहुल के दावों के फैक्ट चेक के लिए सरकारी डेटा समेत कुल 134 सोर्सेस का इस्तेमाल किया। राहुल के हर दावे का जवाब फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी से कनेक्ट करना शुरू कर दिया और इसके पीछे मोदी के लोगों का हाथ बताया। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि राहुल से यूथ जुड़ रहा है, इससे बीजेपी डरी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए सच को झूठ साबित करने की कोशिश हो रही है। आंकड़े नहीं दे पाएंगे, आंकड़े राहुल गांधी के ही हैं। झूठ बोलने से, झूठ परोसने से सच नहीं हो जाएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इनके कहने से नहीं होगा कि 36 लोगों को 100 में से नौकरी मिल गई। 100 में से 36 लोगों को नौकरी मिली होती तो इतना हंगामा ना बरपा होता। इनके कहने से नहीं होगा। देखिए, झूठ फैलाओ, ये हिटलर की नीति थी, उसी नीति पे चल रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, कभी तो सच लगेगा, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। राहुल गांधी से डर, राहुल गांधी का खौफ इस वक्त बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के एक और नेता अधीर रंजन ने यह कहा कि राहुल से बीजेपी घबरा गई है, डरी हुई है। ये सब उसी का नतीजा है। राहुल गांधी की डर उन्हें सता रहे हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि आज नहीं तो कल बीजेपी पार्टी को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। तो बीजेपी पार्टी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम राहुल फोबिया। ये राहुल डर और साथ साथ राहुल के नाम पे जर भी आ गए, बुखार भी आ गए। राहुल के नाम पे बुखार, राहुल के नाम पे डर, इसके चलते बीजेपी पार्टी बुखलाए हुए हैं और उनको रुकने के लिए, गतिरोध करने के लिए, लोगों में गुमराह पैदा करने के लिए और लोगों को जहन में झूठ बात उगालने के लिए ये सारे कोशिशें किए जा रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सामने आए। प्रहलाद जोशी ने कहा, इस वेबसाइट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये वेबसाइट जेनजी क्रिएटर्स ने बनाई है। राहुल के पीआर स्टंट को एक्सपोज किया है, इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस के पास इन फैक्ट चेक का कोई जवाब है तो दे। इसमें आप लोगों को भी, कांग्रेस वाले को प्रश्न करना चाहिए। पैसा देके हम आपको पैसा देंगे, आप आ जाओ और झूठ बोलो। ये एक यंग लड़की, यंग छात्र जो गर्ल है, दैट गर्ल हैज डिस्क्लोज्ड what Congress party and agency which they had appointed and the Congress party office bearer, how they were requesting for the
this YouTube influencer, young girl who is in social media influencer, उनको बुला के हम 25,000 देंगे, 50,000 देंगे, आप आ जाइए, मोदी जी के खिलाफ बोलिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, पूरा बाहर आ गया। अभी तो कम से कम झूठ बोलना, ये चाइल्डिश बिहेवियर करना मिस्टर राहुल गांधी को क्लोज करना चाहिए। बीजेपी के आईटी सेल ने जिस तरह से पिछले 3 दिन में राहुल गांधी और कांग्रेस पर नए नए क्रिएटिव्स की कारपेट बॉम्बिंग की है, उससे कांग्रेस चकरा गई है। असम में इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के जरिए राजनीतिक जंग कोई नई बात तो नहीं है। 2014 के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने राजनीति के लिए इंटरनेट का सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया था। अगर फॉलोअर्स के लिहाज से देखें तो मोदी आज भी डिजिटल मीडिया के किंग हैं। मोदी की आईटी टीम ने कई साल तक सोशल मीडिया को पूरी तरह डोमिनेट किया। फिर बाकी राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे। कांग्रेस के आईटी सेल ने अपनी पूरी ताकत नरेंद्र मोदी की इमेज को डैमेज करने में लगाई। इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई और पिछले 2-3 साल में अटैक पर्सनल हो गए। बीजेपी ने इसका जवाब तो दिया, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल डिफेंसिव पर दिखाई देता था। अब बीजेपी में आईटी सेल की जो नई टीम आई है, उसने बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है। अर्बन नक्सल पर वीडियोस और पोस्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी का टारगेट राहुल गांधी भी हैं, पर अच्छी बात यह कि कहीं बिलो द बेल्ट अटैक नहीं किया गया। लगता है आने वाले दिनों में यह वॉर और इंटेंसिफाई होगी। आज कांग्रेस के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आई। सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। सोनिया गांधी की किताब को छापने से पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इनकार कर दिया। खबर है कि पेंगुइन ने किताब के एक हिस्से में कुछ एडिटोरियल चेंजेस और कुछ पैराग्राफ्स को हटाने की मांग की थी। पब्लिशर की इस डिमांड को सोनिया गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद पेंगुइन रैंडम हाउस ने किताब छापने से इनकार कर दिया। पहले इस बुक की रिलीज डेट 10 नवंबर रखी गई थी। अब कांग्रेस का सवाल है कि पेंगुइन बुक्स ने इंडिया में से इस बुक को पब्लिश करने की जो आपत्तियां जताई हैं, वो वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन के दौरान क्यों नहीं जताई गई। हालांकि पब्लिशर ने इस बारे में बयान जारी करके सफाई भी दी है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बता रही है। सोनिया जी की पुस्तक जो है 10 नवंबर को आने का निश्चय हुआ। जैसे ही इसकी न्यूज आई देश के अंदर, तो देशवासियों को एक इंतजार होने लगा कब पुस्तक आने वाली है। अचानक खबर मिली कि ये जो पेंजिन इंडिया का जो इनका वर्जन है, उन्होंने कुछ लेखक सोनिया जी को कहा कि आप कुछ अंश हटा दीजिए इसके अंदर से। तो एक मैडम को मना करना पड़ा कि मैं कुछ भी चेंज करने वाली नहीं हूँ, और बिल्कुल सही फैसला किया उन्होंने। ये पुस्तक का जो ये पेंजियन कंपनी है, इसका जो पेरेंट कंपनी है, वो पूरी दुनिया के अंदर छापने के लिए तैयार है आज भी। तो फिर क्या कारण है कि आप खाली इंडिया के अंदर नहीं छापने के लिए आप रोक रहे हो कुछ अंश को? इसका मतलब कि कहीं के पीएमओ का दबाव पड़ा है इस कंपनी पर। उस कारण से दबाव में इन्होंने लेखक जो सोनिया गांधी खुद है, उनको पूछा गया कि आप इनको हटवाने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब कुछ लोग पूछते रहे क्या क्या उसके अंदर है, तो मेरा तो ये गैस है कि जैसे आरएसएस के ऊपर होगा, बीजेपी पे होगा, मोदी जी पे होगा, चाइना का जो गलवान का जो विवाद खड़ा है देश के अंदर लंबे अरसे से, उसका जवाब नहीं दे पा रही है भारत सरकार, उसका होगा। ये तमाम बातें होगी, इसलिए उनको कहा गया होगा। फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? आज के ज़माने में यह नहीं होता कि ऑथर ने लिख कर दे दिया और पब्लिशर ने यूं का यूं छाप दिया। हर पब्लिशर किताब का सारा टेक्स्ट एक लीगल फर्म को देता है, जो उसे वेट करती है और यह इंश्योर करती है कि पब्लिशर किसी कानूनी चक्कर में ना फंसे। सोनिया गांधी की किताब के साथ भी यही हुआ है। पब्लिशर ने फैक्ट चेक करवाया, ऑथर को सजेस्ट किया, ऑथर ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में पब्लिशर चाहकर भी बुक पब्लिश करने का रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि किताब सोनिया गांधी की है, इसीलिए
जरा सी बात का इतना बड़ा फसाना बन गया। अब बंगाल की बात करते हैं। ममता बनर्जी आज बीजेपी पर जमकर बरसी। दीदी ने कहा कि बीजेपी पुलिस के दम पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो फाइटर हैं, बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगी। ममता बनर्जी आज टीएमसी छात्र परिषद के फाउंडेशन डे प्रोग्राम में बोल रही थी। ममता ने कहा कि बीजेपी पुलिस के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। जो लड़के टीएमसी को सपोर्ट करते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। मुझे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो इन सब के खिलाफ लड़ेंगे। ममता ने कहा कि कैमेक स्ट्रीट पर जो कुछ हुआ उसे पूरा बंगाल देख रहा है। वो जुल्म करने वालों के आगे झुकेंगी नहीं। ক্যামাক স্ট্রিট ভাঙতে গিয়ে কি করতে গেছিলেন? গ্যাস কাটার নিয়ে কি করতে গেছিলেন? চুরি করতে? আগেও তো সব নিয়ে গেছেন, আগেও তো সব নিয়ে গেছেন। তো কি করতে গেছিলেন? লুট করতে? আমাকে বলছে আমি নাকি বই চুরি করেছি। সাহস থাকলে প্রমাণ দিতে হবে, তা নাহলে নাকে খত দিতে হবে। এমন দুঃসময় আসেনি আমার যে আমাকে লাইব্রেরির বই চুরি করতে হবে। আমি কয়েকটা লাইব্রেরি তৈরি করে দিতে পারি। मैं आपको ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब बता देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस कैमेक स्ट्रीट पर गैस कटर लेकर क्या करने गई थी। उन्होंने तो यहां से पहले ही सब कुछ चोरी कर लिया है, अब क्या वो इसे पूरी तरह लूटना चाहते हैं। दीदी ने कहा कि उन पर किताब चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर किसी हिम्मत है तो इस चोरी का सबूत दें, वरना नाक रगड़कर माफी मांगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सत्ता से बाहर जरूर हुई हैं, लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं आया कि उन्हें लाइब्रेरी से किताबें चुरानी पड़े। वो अभी भी ऐसी कई लाइब्रेरियां बनवा कर दे सकती हैं। ममता के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी ने जुल्म की सारी हदें लांघ दी हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि एक दिन उन्हें भी सत्ता से बाहर होना है। उन्होंने कहा जो लोग आज बीजेपी के साथ खड़ा होकर खुद को सेफ मान रहे हैं, उनकी गलतफहमी ज्यादा से कुछ नहीं है। আমি বিজেপির বন্ধুদের বলবো, অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখবেন। অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখবেন। কুণাল ঘোষ বলছিল যে অভিষেকের কাছে আর দলনেত্রীর কাছে আবেদন, বেঈমানগুলোকে ফেরত নেবে না। আমি বুক ঠুকে বলে যাচ্ছি, সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই একজন বেঈমানকেও আগামী দিন দলে ফেরত নেওয়া হবে না। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब आपको बता देता हूं। अभिषेक ने कहा बीजेपी के लोग उतना ही अत्याचार करें जितना वो खुद सह सकते हैं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अभिषेक ने ऋतव्रत बनर्जी गुट को लेकर कहा कि मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि बंगाल की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी हैं और एक भी गद्दार को वो अब वापस पार्टी में नहीं लेंगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बीजेपी पर इतना क्यों भड़के हुए हैं, उसकी वजह भी समझ लीजिए। आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। इसमें टीएमसी के कई दूसरे बड़े नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल कल रात कोलकाता पुलिस और नगर निगम की टीम अभिषेक के ऑफिस पहुंची थी। कैमेक स्ट्रीट ऑफिस पर लगे साइन बोर्ड को इलीगल बताया, उसे हटाने की कोशिश की। इस पर तृणमूल के नेता भड़क गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। डेरेक ओब्रायन ऑफिस की सीढ़ियों पर लेट गए, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच अभिषेक बनर्जी भी ऑफिस पहुंचे, नगर निगम के अफसरों से बहस की, साइन बोर्ड हटाने से रोका, लेकिन नगर निगम की टीम पीछे नहीं हटी। अभिषेक के ऑफिस से साइन बोर्ड हटा दिया गया। इस पर डेरेक ओब्रायन बुरी तरह भड़क गए, आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी छात्र परिषद का प्रोग्राम रोकना चाहती है, इसलिए पुलिस को भेजकर उन्हें धमकाया जा रहा है। Kolkata Municipal Corporation came with an illegal notice backed by the Kolkata police. The notice was not signed. The notice said photograph attached and there was no photograph, and the notice did not have any details.
We told them come with a proper notice. They did not come with any notice. For over 1.5 hours we tried to explain to them. Then they did illegal trespass into the building. Illegal trespass. More than 150 police went in there. They pushed and shoved us on the staircase. Never mind, 2 MPs were there. There are also, Abhishek is there. All our workers, the ladies are there, the workers, the security is there. I have, let me tell you, in my 22 years in public life, I have never seen a police force act like this. डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि कोलकाता नगर निगम का नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है। न तो इस नोटिस पर किसी के हस्ताक्षर हैं, न ही कोई दूसरी डिटेल्स हैं। हमने उनसे सही नोटिस लाने की मांग की थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती बिल्डिंग में घुस गए, मुझे सीढ़ियों पर धक्का देकर गिरा दिया। अभिषेक बैनर्जी समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, महिलाएं भी थी। डेरेक ओब्रायन ने कहा उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में 22 साल में पुलिस की ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी। ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उनकी मुसीबत और बढ़ गई। अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर होगी। नया विवाद टीएमसी छात्र परिषद के प्रोग्राम से जुड़ा है। छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम के दौरान आम रास्ता खाली नहीं छोड़ा, जबकि कोर्ट ने इसके निर्देश दिए थे। और इसी मुद्दे पर अब शुभेंदु ने कहा कि दीदी को बख्शा नहीं जाएगा। দেখলেন না আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে হাইকোর্টের অর্ডারকে ভাঙলেন। রাস্তার একটা ফ্ল্যাঙ্ক ছেড়ে করতে বলেছিল, একদম গাছের নিচে থাকা লোককে ডেকে রাস্তা বন্ধ করিয়ে কি করলেন। আমি পুলিশকে বলেছি এফআইআর রেজিস্টার করতে আর হাইকোর্টে মুভ করতে ওনার এগেইনস্ট, ছাড়া হবে না। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो आपको हिंदी में बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कार्यक्रम में सड़क खाली छोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके नेताओं ने पूरा रास्ता जाम कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी फाइटर हैं, लेकिन इस समय ये फाइटर पॉलिटिकली काफी कमजोर हैं। अगर ममता इतनी ताकतवर होती तो 80 में से 65 एमएलए चुनाव के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर क्यों जाते? टीएमसी के ज्यादातर एमपीज भी उनका साथ क्यों छोड़ते? ममता की एक परेशानी यह है कि शुभेंदु अधिकारी उनकी नस नस पहचानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। एमपीज और एमएलए से अपने व्यवहार में शुभेंदु बहुत विनम्र हैं और ये ममता के मुकाबले बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ममता की दूसरी मुसीबत यह है कि वो अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ना चाहती और पार्टी के ज्यादातर लीडर्स और वर्कर्स टीएमसी की हार के लिए अभिषेक को जिम्मेदार मानते हैं। बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में विवादित नारों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज शुभेंदु अधिकारी उसी इलाके में वंदे मातरम गाने पहुंचे। जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास पूरा वंदे मातरम गाया और इसके बाद शुभेंदु ने देश विरोधी ताकतों को खुली चुनौती दी। कहा कि जादवपुर में वंदे मातरम को संजीवनी मंत्र की तरह गाया गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। शुभेंदु ने कहा कि यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने के पीछे टीएमसी और कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। देश विरोधी बॉर्डर के अंदर हो या बाहर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अगर बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। शुभेंदु ने कहा कि कश्मीर के नारे लगाने वाले कान खोलकर सुन लें, उनकी सरकार पीओके वापस लेकर ही रहेगी। আপনারা কিসের আজাদি চান? হেরোইন খাওয়ার আজাদি, গাঁজা খাওয়ার আজাদি, ড্রাগ নেওয়ার আজাদি, টুকরে টুকরে গ্যাং একদম হিসাবের শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। নয় এরা থাকবে, নয় আমরা থাকবো, মাঝখানে আর কিছু হবে না। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি। এই বিয়াদবরা শুনে রাখো, অপারেশন সিঁদুরে
মাসুদ আজহারের বংশকে নির্বংশ করেছে আমাদের এয়ারফোর্স, আর আমরা পাক অকুপাই কাশ্मीरও दखल करब। शुभेंदु अधिकारी के भाषण का हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाकर हमें आज़ादी दिलाई है। अब ये लोग किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? क्या इन्हें हेरोइन, गांजा और ड्रग्स की आज़ादी चाहिए या देश तोड़ने की आज़ादी चाहिए? उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग कान खोलकर सुन ले, इस देश में या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। शुभेंदु ने कहा कि जो लोग कश्मीर मांगे आज़ादी के नारे लगाते हैं वो ये भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने आतंकी मसूद अजहर का वंश तक खत्म कर दिया और अब हम जल्द ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी का एजेंडा लागू करने में शुभेंदु अधिकारी की रफ्तार कमाल की है। चाहे वंदे मातरम हो या बीएसएफ हो या टुकड़े टुकड़े गैंग हो, शुभेंदु हमेशा प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। अब बात योगी आदित्यनाथ के छात्र संवाद की। आज जब देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा जेनजी की है, सबका फोकस युवाओं पर है, योगी आदित्यनाथ ने उनसे सीधे बात की। गोरखपुर में योगी ने बताया कि आज का युवा कैसा होना चाहिए, देश के डेवलपमेंट में युवा कैसे भागीदार बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एजुकेशन का टारगेट सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए, आज सबका फोकस केपेबल यूथ फोर्स बनाने पर होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटीज और स्किल तैयार करने में भागीदार बन सके। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता। अबे तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सक्षम युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सके, अवसर को रोजगार में और रोजगार को प्रगति में बदल सके। विद्यार्थी केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड की समस्याओं को समझने और उसके समाधान निकालने के लिए एक माध्यम बने। शिक्षा ऐसी हो जो क्लासरूम के ज्ञान को समाज की जरूरतों और इंडस्ट्री की आवश्यकता से जोड़ सके। आज के विद्यार्थी हमें केवल जॉब क्रिएटर नहीं, बल्कि वह जॉब क्रिएटर के साथ साथ इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता भी पैदा कर सके। आज प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल सके। और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति कुछ है तो हमेशा मानता हूं मैं, हमारी युवा शक्ति है। योगी आदित्यनाथ की बात तो सही है कि आज के ज़माने में विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा। युवा में इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की क्षमता डेवलप करनी होगी। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन अगर यूथ के पास स्किल होगा, हुनर होगा, तो फिर भारत को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव और फिल्म स्टार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। दोनों के बीच जारी विवाद आज रक्षाबंधन के दिन खत्म हो गया। सुलह की पहल की स्वामी रामदेव ने। उन्होंने राखी के मौके पर कंगना रनौत को अपनी बहन कहा। स्वामी रामदेव ने कंगना रनौत के लिए राखी, मिठाइयां और गिफ्ट्स भेजी। कहा कि रिश्ते सामान्य होने चाहिए, संवाद से विवाद का अंत होना चाहिए। रक्षाबंधन का यही संदेश है। अब उम्मीद है कि स्वामी रामदेव और कंगना रनौत के बीच चल रही कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। दरअसल दोनों के बीच पिछले 15 दिन से टकराव चल रहा था।
खूब बयानबाजी हो रही थी दोनों तरफ से। विवाद की शुरुआत कंगना के जेनजी प्रोटेस्टर्स को गटर जनरेशन कहने से हुई। स्वामी रामदेव ने कंगना के बयान को गलत करार दिया, इसे बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बता दिया। उनके पास्ट को लेकर भी कमेंट किए। इस पर कंगना ने स्वामी रामदेव को सोशल मीडिया पर जवाब दिया और इस वार पलटवार ने विवाद का रूप ले लिया। अब स्वामी रामदेव ने राखी के मौके पर अच्छी पहल की। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। स्वामी रामदेव ने पहल की तो कंगना ने भी इसका स्वागत कर दिया। इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस डालकर लिखा, मेरे भाई बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, त्योहार भूल चूक माफ करने के लिए ही होते हैं। कंगना ने स्वामी रामदेव की गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया। उनके इस पॉजिटिव अप्रोच के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। मैं तो स्वामी रामदेव की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। अगर गलती से कोई बात मुंह से निकल जाए तो संवाद से विवाद का निदान करना बड़प्पन की निशानी होता है। स्वामी रामदेव कंगना से बड़े हैं। हमारे यहां तो माना जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर छोटे कोई ऐसी वैसी बात कह भी दें तो बड़ों को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, और अगर किसी बड़े से गलती हो जाए तो उसे छोटे से क्षमा मांगकर और बड़ा बन जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के दौरान इमरान खान को लेकर कैसे विवाद खड़ा हुआ। लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्काई स्पोर्ट्स के बीच खूब झगड़ा हुआ। दरअसल माइकल आर्थर ने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू किया। स्काई स्पोर्ट्स ने इसे मैच के बीच लंच ब्रेक में ब्रॉडकास्ट करने की तैयारी कर ली, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस इंटरव्यू पर ऑब्जेक्शन किया। इसे ब्रॉडकास्ट ना करने की चेतावनी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अगर यह इंटरव्यू चलेगा तो पाकिस्तान की टीम लंच ब्रेक के बाद मैदान पर नहीं लौटेगी। पीसीबी ने इंटरव्यू रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे मालूम था इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान की सरकार की पोल खोल देंगे। लेकिन पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद स्काई स्पोर्ट ने यह इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया। लंच ब्रेक में 18 मिनट का पूरा इंटरव्यू चला। पाकिस्तानी टीम को खेलने के लिए मैदान पर वापस भी आना पड़ा। और मजे की बात है कि पीसीबी इस इंटरव्यू को स्काई स्पोर्ट पर रोकने में लगा रहा, और वो ये भूल गया कि उसके अपने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पीटीवी पर भी ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे ही पाकिस्तानी अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, इंटरव्यू को बीच में रोक दिया गया, कमर्शियल चलाया गया, और अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कासिम और सुलेमान का मैसेज वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने में लग गए हैं। इस वक्त बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल होता नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ताकत है उनका रवैया मजीद सख्त होता जा रहा है। उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल नजर आता है, और हम इस बारे में मशवरा लेने के लिए जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इस बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। हम अब परेशान हैं कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख पाएं। अब ये इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने इस इंटरव्यू में कही। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ना डील करेंगे, ना उन्हें कोई पछतावा है। ये बात भी उन्होंने जब CNN को इंटरव्यू दिया था तो उसमें पहले भी कही थी। इमरान खान के बेटे खुलकर बात करते हैं। जब भी बात करते हैं अपने वालिद के हवाले से, वो खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा वालिद बहुत मजबूत आदमी है, जिन हालात में वो पहुंचे हैं उन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने मुल्क के लिए किया। और बतौर बेटे कितना फख्र होता होगा उन्हें अपने वालिद पे कि उनका वालिद डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान वाकई एक बहुत मजबूत आदमी है। इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान उनके फादर को जान से मारना चाहते हैं। इस बार का इंटरव्यू क्रिकेट मैच के दौरान हुआ, और इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच पीटीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इसलिए जब सुलेमान और कासिम का इंटरव्यू पाकिस्तान में ऑफिशियल चैनल पर दिखा
तो लॉर्ड्स में बैठे पाकिस्तानियों के तोते उड़ गए। इमरान के दोनों बेटे, इमरान की पहली वाइफ जमाइमा के साथ लंदन में रहते हैं। जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान में बिताया है। जब इमरान को जेल में भेजा गया, उसके बाद से सुलेमान और कासिम ने कई बार पाकिस्तान जाने की कोशिश की। वो जेल में जाकर अपने फादर, अपने हीरो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इजाजत नहीं दी। जनरल मुनीर को पता है कि इमरान के बेटों को देखकर, उनकी बात सुनकर पाकिस्तान की जनता और भड़क जाएगी। इसीलिए लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान उनके लाइव इंटरव्यू से पाकिस्तान की सरकार और फौज को इतनी मिर्ची लगी।